हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सामाजिक अध्ययन का एक और लेक्चर आप सभी के लिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए आप पढ़ सकते हैं। प्राइमरी भर्ती के लिए सीटेट यूपीटेट पेपर 2 के लिए जिनका भी एसएसटी है उनका मोस्ट वेलकम है। 70 नंबर सवाल तक हम बात कर चुके थे विद एक्सप्लेनेशन। आज हम 71 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो क्लास में आ रहे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है। 71 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, जब भी हम प्रस्तावना में संशोधन को लेकर के बात करते हैं तो संशोधन अब तक केवल एक बार ही हुआ है। उसी संशोधन के बाद भारतीय संविधान में समाजवाद यानी कि सोशलिज्म को लेकर के जब हम बात करते हैं, इंटीग्रिटी यानी अखंडता और सेकुलरिज्म यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता वाली चीज़ें हैं वो भारतीय संविधान में, ये तीन शब्द जो है वो भारतीय संविधान में ऐड किए गए, या फिर ये कह लो कि आप प्रस्तावना में ऐड किए गए। और जो ये संशोधन हुआ था वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कौन सा है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से 1976 आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 72 में लिखा है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, या फिर राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई राज्य धर्म नहीं होता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ही आप आंसर करिएगा। तो सेकुलरिज्म को लेकर के बात की है कि आखिर धर्म निरपेक्षता मतलब हम किसी भी धर्म को या राज्य जो है वो किसी भी एक धर्म को लेकर के ना चले, या फिर आप ये कह लो कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। जबकि यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या लिखा है कि राज्य जो है वो सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। अगर वो सभी धर्मों को मान्यता देता है तो फिर अपना धर्म भी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये बात गलत हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि मान्यता देना, और फिर ये लिखा हुआ है कोई धर्म नहीं होता। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो राज्य है वो मान्यता नहीं देता है। बस ये बात आप ज़रूर कह सकते हो कि कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी एक विशेष धर्म को लेकर के राज्य काम नहीं करेगा, काम करेगा तो सभी को बराबर वाली दृष्टि से देख करके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 72 में सी आएगा। 73 में है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए। 25 साल, 35 है, 30 या फिर 21 वर्ष आपसे पूछा है। तो हम जब काउंसिल ऑफ स्टेट्स को लेकर के बात करते हैं, राज्यसभा यानी कि एक जो आपका परमानेंट हाउस, आप ये कह लो जिसे हम द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, और ऐसे में पूछा है कि प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी आएगा। 74 एक और क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान सभा यानी कि भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था, 1978 में। अब ये आपको ध्यान में कर रखना है कि 1978 में कौन थे प्रधानमंत्री। जब हम 74 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से मोरारजी देसाई का नाम जो है वो देखने को मिलता है 1978 में। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से डी आएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। कितने कुछ क्वेश्चन आप सही करते हो, अभी तो फिलहाल आप लाइव देख रहे होंगे, कितने कुछ क्वेश्चन आप सही करते हो जो बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं इसे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। 75 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग जो है वो पास नहीं हो सका था। इम्पीचमेंट होता है ये महाभियोग का मतलब। कहने का मतलब ये है, अगर हम राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर हम हटाना चाहते हैं या जजेस को हटाना चाहते हैं, ऐसे में तो हमें यही एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है यानी महाभियोग प्रक्रिया होती है। इसी को अपना करके हम हटा सकते हैं इनको इनके पदों से। तो यहाँ पर केजी बालाकृष्ण करके लिखा हुआ है, वी रामास्वामी, सौमित्र सेन है, और स्वतंत्र कुमार आपके ऑप्शंस में 75 नंबर में दिया हुआ है। तो 75 नंबर की जब हम बात करते हैं, 75 में वो सौमित्र सेन करके थे। तो 75 का आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी आएगा कि शुरू तो हुआ था लेकिन महाभियोग संसद के दोनों सदनों से पास नहीं हो सका। ये महाभियोग संसद के एक सदन में आएगा, दूसरा सदन पारित करेगा, पहला पारित करेगा, दूसरा, और फिर उसके बाद जो है महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगले सवाल में आपसे पूछा है इन्होंने 76 में कहते हैं,
कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे रिलेट करती है, यानी कि 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स विद पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिकाओं से, केंद्र की भाषाओं से या फिर केंद्र राज्य संबंधों से। आपको मैं बता दूं 76 नंबर में आपका यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची को लेकर के, तो जो अर्बनाइजेशन है या अर्बन रूरल लोकल बॉडीज़ करके या लोकल बॉडीज़ करके जो आप बोल देते हो एक तरीके से, ये आपकी नगर पालिकाओं से रिलेट करेगी। वहीं अगर हम 11वीं अनुसूची को लेकर के बात करें तो 11वीं अनुसूची जो है वो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बात कर लो, वो भी ग्रामीण वाली पंचायती राज व्यवस्था उससे रिलेट करती है। ठीक है, फिलहाल के लिए 12वीं अनुसूची पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से बी आएगा। जो क्लास में बच्चे आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संध्या आप सभी को। कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि जो बाकी आपके जानने वाले हैं या जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, वो भी पढ़ सकें। एक और सवाल आपसे पूछा है इन्होंने 77 में कि वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। राधा कृष्णन जी हैं, वीवी गिरी जी हैं, यहाँ पर वीडी जत्ती करके लिखा हुआ है, वो कृष्णकांत जी हैं। आपको मैं बता दूं 77 में मतलब देहांत तो अपने कार्यकाल में ही हुआ। 2 राष्ट्रपति थे, उनमें से 2 उपराष्ट्रपति थे जिनके साथ ऐसा हुआ है। उनमें से एक जो नाम आता है वो कृष्णकांत जी का नाम आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से होगा 77 से वो डी आएगा। 78 में पूछा है आपसे कि हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ। हिंदू विवाहित महिलाओं का 1955, 56, 1946 या फिर 1977। तो ऐसी महिलाएं जो विवाहित हैं और ऐसे में पृथक निवास या भरण पोषण का जो अधिनियम है कि उनका पालन पोषण तो नहीं कह सकते, पालन पोषण छोटे बच्चों का होता है, भरण पोषण जब आप बड़े हो गए होते हैं। तो 78 में जब हम बात करेंगे तो 78 नंबर में ये जो काम हुआ वो आपकी आज़ादी से जस्ट पहले आपका ये कानून आया था 1946 में। ध्यान रखिएगा 1946 में कि हिंदू विवाहित महिलाओं से रिलेटेड जो एक अधिनियम था उनके पृथक निवास यानी कि अलग रहने को या फिर भरण पोषण के लिए। एक और सवाल है आपके लिए 79 में क्या कहते हैं, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का जो वर्ष था वो महत्वपूर्ण साबित हुआ। कहीं ना कहीं ये सवाल हम आपको भी करवा के आए हैं पीछे ही कि 1856 में एक एक्ट आया था 1856, मतलब 1857 की क्रांति से जस्ट एक साल पहले। तो 79 में जब हम बात करेंगे आपको पता होगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1856 में ही आपको देखने को मिला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ से ए आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 80 नंबर सवाल में आपसे कहा है कि लैंगिक समानता के लिए, ध्यान दीजिएगा, जेंडर इक्वलिटी बोल लो आप, समानता के लिए स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा होगा जो पंचायत की लिस्ट आई है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, मतलब प्रधानी का चुनाव आपने ये देखा होगा। और ऐसे में कहीं आपने देखा होगा कि महिला सीट है, कहीं आप देखते हो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी, कहीं ओबीसी है यानी पिछड़ा वर्ग की सीटें हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है जब हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो प्रतिशत है वो आपका लगभग 30% है, 1/3 होता है, आप मान के चलिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर 30% जो है वो आपका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल सीट्स का 30% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। 81 में क्या बोला है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की। तो जो RTE था वो 2009 में आया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को वो संपूर्ण भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर वाले एरिया को छोड़ करके। कब लागू हुआ था, 2010 में, जम्मू कश्मीर के एरिया को छोड़ करके। फिर 1 साल बाद क्या हुआ कि वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बात करें आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। तो यहाँ पर जो ये महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम है ये आया 2005 में था और लागू कब हुआ, 2006 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा वो बी आएगा। उम्मीद है कि आपने भी बी को ही चूज़ किया होगा। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। यहाँ कहते हैं ये 82 में कि लैंगिक संवेदनशीलता के तहत निम्न में से किन गतिविधियों के अंदर पुरुष एवं महिला के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
जी हाँ, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर हम लैंगिक संवेदनशीलता को लेकर के बात करते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी कह लो आप इसे इंग्लिश में। सामाजिक चीज़ें हों, सांस्कृतिक हों, राजनैतिक हों, या फिर इनमें से सभी। जब हम बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, अब समाज में भी स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार की चीज़ें न देखने को मिले, अंदर पुरुष या महिला के बीच अंतर न देखने को मिले, वो चीज़ भी बराबर होनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से भी, कल्चरल रूप से भी ये चीज़ होनी चाहिए। पॉलिटिकल तरीके से भी, यानी कि इनमें जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 में क्या बोला है, कहते हैं कि एक कानून के रूप में निम्न में से किसे यौन उत्पीड़न गतिविधि माना गया है। ध्यान दीजिएगा, यौन उत्पीड़न गतिविधि। मौखिक रूप से परेशान करना, किसी को ओरली आप परेशान कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से। अमौखिक रूप से परेशान करना, यानी सांकेतिक रूप से आप परेशान कर रहे हैं, यानी कि इंडिकेट करके आप परेशान कर रहे हैं। फिर है शारीरिक रूप से परेशान करना, फिजिकली हैरेस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपकी ध्यान दीजिएगा यौन उत्पीड़न गतिविधि में शामिल होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो डी आएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं जूनियर एडेड भर्ती को लेकर के, तो 100 नंबर का आपका पूरा पूरा है जब हम एसएसटी को लेकर के बात करेंगे। वहीं पेपर 1 जो 50 मार्क्स का कंपलसरी है सभी के लिए, उसमें भी आपका एसएसटी दिया हुआ है। तो एसएसटी बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। यहाँ पर जल्दी ही होप सो कल से आपको ज्योग्राफी वाला पोर्शन या फिर जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो फिर उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। अभी तो हम फिलहाल के लिए पॉलिटी वाले सेक्शन को लेकर के बात कर रहे हैं। अगले में इतिहास या फिर भूगोल की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आगे चलते हैं। 84 में कहते हैं कि लैंगिक भेदभाव रोकने में कौन सा कदम ज़्यादा कारगर हो सकता है। अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस को लेकर के बात करें, जो भी भेदभाव हो रहे हैं, तो शिक्षा का व्यापक प्रचार करके, नैतिकता का विकास करके, पुलिस बल तैनात करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज़ तो आपकी वैसे भी गलत हो गई। नैतिकता का विकास करके एक ये चीज़ है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अब उनको उनमें तो नैतिकता आप अचानक से जगह नहीं पाएंगे, वो समझते नहीं कि एग्जैक्टली मोरालिटी है क्या। धीरे धीरे उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा का व्यापक प्रचार। हाँ, आप एजुकेशन को दीजिए, बच्चों को छोटे से पढ़ाइए ऐसे उसमें कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो बात अलग है कि वो मोरालिटी, वो नैतिकता है या नहीं है, वो इस बात से वाकिफ़ नहीं होते हैं। वो धीरे धीरे बाद में इन चीज़ों को जान पाते हैं। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा जो है देखने को मिलेगा वो है शिक्षा का व्यापक प्रचार करके। आगे है इसमें 85 में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मस्थल और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कब दिशा निर्देश जारी किए थे, इंस्ट्रक्शंस कब जारी किए थे। 1995, 1996, 1997 दिया हुआ है, या फिर 1998। तो 85 नंबर क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर जब हम बात करेंगे, तो जो यौन उत्पीड़न के लिए जो रोकथाम के लिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस को जारी करने की जो बात हुई थी 85 नंबर क्वेश्चन में, वो है आपका 1997। 86 में क्या बोला है, लोकतंत्र में निम्न में से किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। एक डेमोक्रेसी में किस प्रकार की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, वो ये यहाँ पर आपसे पूछते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक विचार, चुनावों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाता है, या फिर इनमें से सभी। एक चीज़ ध्यान रखें, आप प्रेशराइज करते हो अपने जो भी, जैसे होता नहीं मोर्चा निकालना है एक तरीके से, धरना प्रदर्शन वाली चीज़ें और बाकी सारी बातें, चुनाव के माध्यम से सरकार पर दबाव आप नहीं बना रहे होते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी गलत हो जाती है, इसीलिए आपका डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। और जो बेस्ट ऑप्शन है सबसे, वो है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलती है जब भी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री को लेकर के बात करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ये आएगा। 87 पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मतलब ऐसी सत्ता कह लो या ऐसा जनरेशन जहाँ पर जो पितृ वाली बात है, जो मेल की बात है, उसको पूजा जाता हो या उनको प्राथमिकता दी जाती हो, प्रायोरिटी दी जाती हो। तो इसके सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे। 87 मैकाइवर, स्पेंसर, सर हेनरी मैन करके हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। 87 में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो हेनरी मैन थे, जो कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। 88 में क्या बोला है आपसे, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये किसके द्वारा किया गया था कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग, गार्नर, हॉब्स, प्लेटो या ऑस्टिन।
आपको मैं बता दूं, जब हम स्टेट को लेकर के बात करते हैं और कॉमनवेल्थ शब्द को लेकर के, तो सबसे पहले जो शब्द प्रयोग में लाया गया था वो हॉब्स महोदय के द्वारा लाया गया था। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 18 क्वेश्चन आज हम बात कर चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी 89। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक आधार है। ये स्टेटमेंट किसका है? मतलब हम लाइफ को लेकर के बात करें, फ्रीडम या फिर प्रॉस्पेरिटी बोल लो, संपन्नता, संपत्ति एसेट को लेकर के बात कर लें, ये प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स में आते हैं ह्यूमन के। हॉब्स, लॉक, रूसो या जे.एस. मिल। तो 89 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो लॉक महोदय के द्वारा दिया गया है। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, जॉन लॉक करके थे, वो बी आएगा। 90 नंबर में क्या है आपका? निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? प्रेस की स्वतंत्रता, समानता की बात, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, इक्वलिटी, संपत्ति अर्जन, मतलब कहीं ना कहीं आप एसेट को अर्जित करने को लेकर के बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी को अर्जित यानी अपनाने को, ग्रहण करने को लेकर के बात कर रहे हो, या फिर बलात्श्रम। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बलात्श्रम क्या होता है उसे हम जान लेते हैं। बलात्श्रम का मतलब होता है कि एक फिक्स चार्ज से कम पैसे दे करके बाल मजदूरी करवाना या फिर किसी से भी मजदूरी करवाना। फिक्स चार्ज, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि नरेगा में आपको 150 रुपये पर डे मिलेंगे, लेकिन प्रधान जी केवल 100 रुपया दे के काम चला लें। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से वो जो 150 रुपये मिलने चाहिए आपको केवल 100 रुपये दिए गए, वो बलात्श्रम में काउंट होता है। बलात्श्रम का बिल्कुल नहीं मतलब है कि आप जो बाल श्रम को लेकर के बात करें, ठीक है? एक फिक्स चार्ज से कम पैसे देना बलात्श्रम में काउंट होता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, हम कहते ज़रूर हैं, तो ये बात भी दी है, ये भी है, ये भी है। 300 डे में संपत्ति अर्जन को लेकर के है। हम कहते ज़रूर हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात, लेकिन कहीं भी भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया नहीं गया है। 19(1) में हम कंसिडर कर लेते हैं ऑटोमेटिकली कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात जो है वो की गई है, जो कि भारतीय संविधान में अलग से कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में आज 20 सवाल पर ही रुकेंगे। कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप ज़रूर जुड़े रहें। कोई भी क्लास अगर आपको नहीं मिलती है तो 8081743734 पर आप हमसे संपर्क करें। आपको वहाँ पर क्लास की नोटिफिकेशन, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।